नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो जो होगा बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। ये पेपर फर्स्ट का वीडियो होगा जो कि विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व से संबंधित है। मास्टर वीडियो होगा। इसमें आपके 250 से 300 क्वेश्चन पूरे होंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, लेकिन इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है फर्स्ट पेपर का उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं अपना पूरा वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सभी जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन 5, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। तो ये कथन जो है ऑप्शन बी ग्राहम बेलफोर महोदय का है। तो याद रखिएगा, ग्राहम बेलफोर महोदय का ये कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेडरिक टेलर महोदय को माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जन्मदाता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता ऑप्शन ए हेनरी फियोल महोदय को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन ए मैक्स वेबर एवं मॉल्टन महोदय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित होती हैं। तो किसमें होती हैं? किसने कहा है? ऑप्शन सी कैंपेबल एवं अन्य ने कहा है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिए। और महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके कथन आप लोग और उनके जिन्होंने बोला है वो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप लोगों को याद होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन के कौन से आधार होते हैं? तो शैक्षिक प्रशासन के ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए विकेंद्रित व्यवस्था है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिनके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य जो होते हैं वो प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इनमें से कोई नहीं। आप लोग देख लीजिए, इनमें से चाहे ब्रुक्स एडम या मार्क्स रास एवं फॉक्स विस या रफनर, कोई भी इसमें सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं? ऑप्शन सी 5 होती हैं। तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 5 होती हैं शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति होती है। तो शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति ऑप्शन सी यहाँ पर कला एवं विज्ञान दोनों ही होती है। क्वेश्चन नंबर 15, आई.वी. रीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर 5 भागों में बांटा है। आई.वी. रीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में बांटा है। नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? तो प्रशासन को नीति के रूप में ऑप्शन बी प्रोसे महोदय ने लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके मूल्यांकन संगठन के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है? तो देख लेते हैं फिर से। मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक होता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए स्टीफन एवं कोरी महोदय का है। स्टीफन कोरी महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन विद्यमान शैक्षिक संस्थान एवं प्रणाली के संगठन एवं प्रशासन का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्वरूप है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जी टेरी पेज एवं जेवी थॉमसन ने ये कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक सिद्धांतों का अंग है जो अनेक सिद्धांतों एवं विधियों का सम्मिश्रण है? यह मुख्य रूप से कक्षा प्रक्रिया की तकनीक से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पॉल मोनरो का ये कथन दिया गया है। ऑप्शन ए पॉल मोनरो सही है। क्वेश्चन 16 है, क्या है? शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। तो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात शिक्षण साधनों की व्यवस्था करना भी होता है, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी होता है, शिक्षक हेतु समुचित वातावरण तैयार भी करना होता है। तो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य जो होता है उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय समन्वय की व्यवस्था से संबंधित होता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी एस.एन. मुखर्जी महोदय ने इस परिभाषा को दिया है।
क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगिता की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन क्या है? तो उपयोगिता की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी होगा, अर्थात मानवीय संबंधों का विकास करना होता है, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना होता है, समग्र रूप से कार्य करना होता है। उपयोगिता की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन के ये सभी कार्य होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 19 क्या है? लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन सी 7 भागों में लूथर महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य को बांटा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 20 क्या है? मोहिलमन ने शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बांटा है? तो मोहिलमन महोदय ने 2 भागों में बांटा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 21 क्या है? नेचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जे.वी. सीयर्स महोदय को इसका लेखक माना जाता है। क्वेश्चन 22 क्या है? पोस्ट कॉर्ब का फार्मूला किसने दिया था? तो पोस्ट कॉर्ब का फार्मूला जो है ऑप्शन सी है, लूथर गुलिक महोदय ने जो है पोस्ट कॉर्ब फार्मूला दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हेनरी फ्योल ने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के कार्य को बताए हैं। तो ऑप्शन ए 5 कार्य बताए हैं। हेनरी फ्योल महोदय ने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के 5 कार्य बताए गए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट कॉर्ब में सी का अर्थ क्या होता है? तो पोस्ट कॉर्ब में सी का अर्थ ऑप्शन ए होता है। तो आप लोग निशान देख लीजिए, अगर आप लोग को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर टिक भी आंसर के आगे लगा हुआ है, सभी के आगे। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा प्रशासन के कार्यों के संगठन एवं प्रशासन संबंधी सभी कार्य निहित हैं? अर्थात एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, प्रशासन के कार्यों में संगठन एवं प्रशासन संबंधी सभी कार्य निहित हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए लूथर गुलिक महोदय का ये कथन है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नंबर 26 क्या है? किसने कहा मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि शिक्षकों एवं छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों जो होते हैं वो अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें। तो ऑप्शन ए कैंडल महोदय ने ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर जे.वी. सीयर्स महोदय ने कहा था कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय एवं प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक? तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक जो हैं ऑप्शन बी ग्राहम बेलफोर महोदय सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर ग्राहम बेलफोर महोदय सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि 5 तत्वों को स्वीकार किया है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध में 5 तत्वों को स्वीकार किया, ऑप्शन बी 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, किसके अनुसार प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं नीतियों को क्रियान्वित करता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑलिवर सेल्डन महोदय का ये कथन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रबंधन को गतिशील एवं जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है? प्रबंधन को गतिशील एवं जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, पीटर एफ डूकर महोदय ने प्रबंधन को गतिशील एवं जीवनदायक तत्व माना है, पीटर एफ डूकर महोदय। तो याद रखिए आप लोग ऑप्शन को जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना, शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयुक्त करना एवं संबंधित जन समुदाय के उद्देश्यों तथा उनके प्राप्ति के साधनों की ओर प्रेरित करना है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर मार्स एवं रास महोदय का ये कथन है। तो आप लोग निशान भी देखते रहिएगा, सही का निशान जहाँ पे है वही आंसर आप लोग का सही होगा। तो ऑप्शन डी मार्स एवं रास महोदय सही है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा प्रबंधन का यह लक्ष्य है कि ठीक छात्रों को ठीक प्रकार के शिक्षण से राज्य की वित्तीय परिस्थिति के अनुसार जो है ठीक शिक्षा मिले? तो ऑप्शन ए जो है ग्राहम बेलफोर महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के में कितने तत्व को स्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 31 है, हेनरी फ्योल महोदय ने प्रबंधन में कितने तत्वों को स्वीकार किया है? 37 है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन बी 1987 में हुआ था, 1987 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया था? तो ऑप्शन डी वुडरो विल्सन महोदय ने करवाया था, ऑप्शन डी वुडरो विल्सन सही है। क्वेश्चन नंबर 34,
नियुक्तियां एवं नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर प्रबंधन सही होगा। तो नियुक्तियां एवं नियंत्रण जो होता है वो प्रबंधन करता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नियोजन करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, ऑप्शन डी ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है? तो शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में ऑप्शन डी ये सभी सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या है? नियोजन एवं संगठन, निर्णय, रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण, ये सभी शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर हम लोग हंटर शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 में आया हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। तो याद रखिएगा, हंटर शिक्षा आयोग प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था 1882 में। रिपन के काल में हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग के क्षेत्र में 1854 के बाद हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसी की समीक्षा के लिए ही हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो 1854 की प्रगति के बाद हुई समीक्षा करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय थे। तो याद रखिएगा, 20 सदस्यों में से 8 भारतीय सदस्य हंटर शिक्षा आयोग में नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में गठन किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन सी 3 जनवरी 1882 में ही भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2, हंटर आयोग कहा जाता है? तो हंटर आयोग ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यहाँ पर निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिए ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को ही हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, हंटर आयोग में 20 सदस्य थे। कुछ फैक्ट और देख लीजिए आप लोग, शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग नियुक्त किए गए थे आप लोगों को पहले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे मैं बता दे रहा हूँ एक साथ। रैले कमीशन, अर्थात हंटर शिक्षा आयोग के बाद रैले कमीशन 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसी रैले कमीशन को ही विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रैले कमीशन। उसके बाद आया था सैडलर आयोग, 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग आया हुआ था। फिर इसके बाद हार्टुंग समिति का निर्माण किया गया था 1929 ईस्वी में। 1929 में ही हार्टुंग जो समिति थी उसका निर्माण किया गया था। उसके बाद सार्जेंट योजना आई थी 1944 ईस्वी में। 1944 में सार्जेंट योजना आई थी। जबकि भारत की आज़ादी के बाद पहला जो कमीशन बना था वो राधा कृष्ण आयोग बना था 1948 और 49 में। राधा कृष्ण आयोग 1948-49 ईस्वी में बनाया गया था। फिर इसके बाद मुदलियार आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदलियार आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद कोठारी आयोग आया, जो कि 1964 में 1964 में कोठारी आयोग को नियुक्त किया गया था। इसके बाद नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में। भारत की नई शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में, 1986 में की गई थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप लोग कि सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत में 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। दूसरा क्या है? 1919 के एक्ट में शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय बना था। अगला क्वेश्चन है, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। अगला है, महाकाली पाठशाला की स्थापना कलकत्ता में ही माताजी तपस्विनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित कर दिया था। नंबर 4 है, हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। मैंने अभी पीछे ही बताया है कि हंटर आयोग में 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 जो थे भारतीय सदस्य थे। यहाँ पर जो 7 है वो गलत है, 8 होना चाहिए। तो हंटर आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में नॉर्मल स्कूल की स्थापना हार्डिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, एडम्स की तृतीय रिपोर्ट में जो देसी शिक्षा की जांच संबंधी प्रथम गैर सरकारी रिपोर्ट थी का संबंध बंगाल से था। अगला क्वेश्चन, बनारस विश्वविद्यालय एवं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय एक ही वर्ष 1916 में स्थापित हुए थे। तो याद रखिएगा 1916 में ही दोनों ही स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना थी। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना थी, न कि उदारवादियों की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। तो दिल्ली दरबार में
जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आप लोगों को दे दिया जाए। क्वेश्चन बी है भारतीय शिक्षा आयोग 1882, अर्थात हंटर आयोग ने ही बताया था भारतीय शिक्षा आयोग 1882। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया था। तो ऑप्शन डी कोई सुझाव नहीं दिया था माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था। तो ऑप्शन ए हंटर आयोग ने दिया था। क्वेश्चन 8 क्या है कि 1909 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो ऑप्शन सी 5 विश्वविद्यालय थे। मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोलूँगा क्योंकि स्लो बोलने से वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग इसको स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया था। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में ऑप्शन बी हंटर आयोग ने सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण शिक्षा के बारे में बातचीत करना था, उसके बारे में रिपोर्ट जारी करना था, संपूर्ण शिक्षा के बारे में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने % छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर 70% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने % शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन बी 6% जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का 6% वो शिक्षा पर सुझाव दिया था कि शिक्षा पर 6% कम से कम बजट का खर्च हो, जो आज तक नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन सी 12 भागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके सुझाव दिया था। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना है वो ऑप्शन ए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक कितने % छात्र छात्राओं के व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए 25% की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन बी 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा LM मुदलियाल के नेतृत्व में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो 23 सितंबर को की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर को की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन डी 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। 1990 ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 से 8 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो 1995 ऑप्शन ए 1995 है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से 5 तक है उसको कब तक किया गया था 1990 तक, और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 1995 किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 ताराचंद्र समिति का गठन कब किया गया था। तो ताराचंद्र समिति का गठन 1948 ऑप्शन बी 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है मुदलियाल आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। तो ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुदलियाल आयोग का कार्य था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ऑप्शन ए मुदलियाल आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 मुदलियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था। तो मुदलियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को ऑप्शन बी 7 भागों में बांटा था। तो याद रखिएगा 7 भागों में माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को मुदलियार आयोग ने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 23 है माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसकी स्थापना 1952-53 में की गई थी, इसको एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से और जाना जाता है। मुदलियाल आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 मुदलियाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रेषित किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 29 अगस्त 1953 को प्रेषित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 मुदलियाल आयोग ने माध्यमिक स्तर पर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे। तो मुदलियाल आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में 8 विषय रखे थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 8 विषय रखे थे।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को एक और नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी कोठारी आयोग है। क्वेश्चन 34, कोठारी आयोग के कितने सदस्य थे? कोठारी आयोग में कुल 17 सदस्य थे। ऑप्शन डी 17 सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन सी डी एस कोठारी महोदय को माना जाता है। डी एस कोठारी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, डी एस कोठारी का पूरा नाम क्या था? तो डी एस कोठारी महोदय का पूरा नाम ऑप्शन ए दौलत सिंह कोठारी था। याद रखिएगा, डी एस कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डी एस कोठारी जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने तो उस समय वो किस पद पर थे? तो ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? तो कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है ऑप्शन ए 29 जून 1966 को भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम से जो है भारत सरकार को सौंपा था? तो कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन को राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति अर्थात ऑप्शन सी शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति के नाम से अपने प्रतिवेदन को भारत सरकार को सौंपा था। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के, तो आप लोग इसको स्लो करके सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग ने कहा कि देश का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? अर्थात देश का भविष्य जो है उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने कहा था। क्वेश्चन 39, विद्यालय योजना की विशेषताएं हैं। विद्यालय योजना की विशेषताएं ये उपयुक्त हैं, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सही होगा। अर्थात उपयोगिता पर आधारित होती हैं, विकास पर आधारित होती हैं, आवश्यकता पर आधारित होती हैं विद्यालय योजना की विशेषताएँ। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यवेक्षण अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों सुपर और विजन बना हुआ है। इसमें सुपर का अर्थ होता है तो ऑप्शन ए असाधारण एवं अलौकिक सुपर का अर्थ माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, सुपर और विजन में विजन का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रिफिथ में निर्णय को कितने भागों में बांटा है? तो ग्रिफिथ ने निर्णय को ऑप्शन डी 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 49, गोरे एवं डायसन ने निर्णय के कितने प्रकार बताए हैं? तो गोरे एवं डायसन ने निर्णय को 2 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 50, बर्नार्ड शॉ ने निर्णय को कितने भागों में बांटा है? तो बर्नार्ड शॉ ने निर्णय को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 45, किसके अनुसार योजना निर्माण भावी कार्यक्रमों की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है? तो ऑप्शन ए जॉन डी मिलेट महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके अनुसार निर्णय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार या कार्य करने के क्रम को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर वेबस्टर शब्दकोश का ये कथन था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा कि अनेक उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रिया पथ का चयन ही निर्णय होता है? अर्थात किसने कहा कि उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रिया पथ का चयन ही निर्णय होता है? ऑप्शन ए हाज एवं जॉनसन महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दृष्टि सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर दृष्टि सही है। क्वेश्चन नंबर 42, किसके अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन सी बिल्स किम्बल महोदय ने यह कहा था। तो बिल्स किम्बल महोदय का ये कथन है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है? तो ऑप्शन ए बर्टन महोदय ने कहा था कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य जो होता है वो शिक्षण का विकास करना होता है। ऑप्शन ए बर्टन महोदय। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन सी है एडम्स एवं डिकी महोदय ने कहा था कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम माना जाता है। क्वेश्चन 54 क्या है, नवोदय विद्यालय में प्रवेश में किस कक्षा में होता है? तो ऑप्शन डी कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश लिया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 55, पर्यवेक्षण समय विभाग चक्र उपयोगी होता है? तो पर्यवेक्षण समय विभाग चक्र जो होता है ऑप्शन डी प्रधानाचार्य हेतु जो होता है उपयोगी होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यालय प्रबंधन को न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, यह किसे प्रदर्शित करता है? कौन से सिद्धांत को? यह ऑप्शन सी लोच का सिद्धांत प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी लोच का सिद्धांत।
क्वेश्चन 51 है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के कितने पदों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 6 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन 52, हैरिसन ने निर्णय प्रक्रिया के कितने पद बताए हैं? तो ऑप्शन बी, 6 पद बताए हैं हैरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 53, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य होता है? तो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य ऑप्शन सी, पर्यवेक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सुधार हेतु योजना बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता के लिए शिक्षा किस भाग में है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता के लिए शिक्षा ऑप्शन डी, चतुर्थ भाग में, भाग 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार के लिए DIET की स्थापना किस शिक्षा आयोग ने की थी? तो डाइट की स्थापना जो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 63, विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है, ये किसने परिभाषा दी है? तो ऑप्शन सी, टी पॉल वर्गीज महोदय ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 64, विद्यालय संगठन का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? विद्यालय संगठन का क्षेत्र है, यह क्या है? ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी अर्थात भौतिक संसाधनों का संगठन है, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण का संगठन है एवं कार्य विभाजन का संगठन है। विद्यालय संगठन क्षेत्र इस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 60 है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसके अनुसार संगठन अनेक स्वतंत्र तत्वों का तार्किक एवं कार्यात्मक ढंग से चयन करने एवं व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन सी, GV सीयर्स महोदय का ये कथन है। याद रखिएगा, कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा कि संगठन कार्यरत जो व्यक्तियों का समूह है जो आम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी, वाल्टन महोदय का ये कथन है। नंबर 1 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1947 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, 1985 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना की गई थी? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना ऑप्शन बी, 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1957 में, 1957 में अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी, 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी। ये सब चीज़ें आप लोगों को बार बार रिवाइज करने से ही याद होंगी, नहीं तो वहाँ पर जाकर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज में ही गलत क्वेश्चन, गलत आंसर मार के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? तो 1945 में। ऑप्शन ए, 1945 में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नंबर 7 है, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना अर्थात NCERT की स्थापना 1961 में। ऑप्शन ए, 1961 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, NCERT की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी है, 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 11 है, व्यक्तिक अभिकरण है? तो व्यक्तिक अभिकरण ये सभी, ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं, अर्थात ट्रस्ट होता है, शिक्षा समिति होती है, ईसाई मिशनरी, ये सभी व्यक्तिक अभिकरण माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं? तो NCERT के ऑप्शन ए, 17 क्षेत्रीय कार्यालय माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, NCERT की स्थापना की गई है? तो NCERT की स्थापना 1961 में की गई है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति में हुआ था? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, NUEPA की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में। ऑप्शन ए, 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, SIEMAT की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी है, 1962 में की गई थी। ऑप्शन सी, 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, NCERT ने प्रारंभ में कितने क्षेत्रीय शिक्षा
महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए 4 की स्थापना एनसीईआरटी ने प्रारंभ में की थी। ऑप्शन ए 4 है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया? तो ऑप्शन बी 1986 में नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए हार्टोग समिति की सिफारिश पर स्थापित पुनः किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 1956 में राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी श्री माली समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन डी 1942 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए 1958 में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना 1958 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की सभापति कौन थे? तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का सभापति जो था वो ऑप्शन डी दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया था। ऑप्शन डी दुर्गाबाई देशमुख। क्वेश्चन 26 है, प्रबंध नियंत्रण के प्रमुख बोर्ड हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी हैं, प्राथमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये सभी प्रबंध नियंत्रण के प्रमुख बोर्ड माने जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के मुख्यतः स्तर हैं? तो राज्य के मुख्यतः ऑप्शन बी 3 स्तर होते हैं राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीईआरटी के विभाग हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी हैं, अर्थात विज्ञान एवं गणित, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सभी जो है एनसीईआरटी के विभाग हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम सर्वप्रथम कब बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम सर्वप्रथम 1921 में, ऑप्शन ए 1921 में बनाया गया था, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को विघटित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी है 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है? तो राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष ऑप्शन बी शिक्षा सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात केवीएस की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन डी 1963-64 में केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राम शिक्षा समिति के लिए आवश्यक होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर एक महिला का होना ग्राम शिक्षा समिति में आवश्यक होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1988 में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी अंतामलाई में ही भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा कि घड़ी में जो मुख्य स्प्रिंग का काम है तथा मशीनों में जो पहिए का स्थान है तथा पानी के जहाज में जो इंजन का स्थान है, विद्यालय में वही स्थान प्रधानाध्यापक का होता है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए पीसी रेन महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस.ई. प्रे ने प्रधानाध्यापक के कितने गुण बताए हैं? तो एस.ई. प्रे ने प्रधानाध्यापक के ऑप्शन सी 11 गुण बताए हैं। ऑप्शन सी 11 गुण। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, डी.एच. एकनवेरी ने प्रधानाध्यापक के कितने गुण बताए हैं? तो इन्होंने 3 गुण बताए हैं। आप लोग याद रखिएगा कि डी.एच. एकनवेरी महोदय ने प्रधानाध्यापक के 3 गुण बताए हैं, जबकि एस.ई. प्रे ने प्रधानाध्यापक के 11 गुण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस.पी. सुखिया ने प्रधानाध्यापक के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानाध्यापक के गुण है क्या है? ये सभी गुण हैं। ऑप्शन डी ये सभी गुण होते हैं, अर्थात नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित में से कौन से गुणों का होना आवश्यक होता है?
तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये सभी गुण जो होते हैं, ये सभी गुण प्रधानाध्यापक में होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण एवं भविष्य के धरोहर के रक्षक होते हैं? तो ऑप्शन सी है, राधाकृष्ण महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसके अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है? तो ऑप्शन बी, हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक जो होता है राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसके अनुसार राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार, जो कि 1964 से 66 के बीच आई थी, उसके अनुसार राष्ट्र के भाग्य का निर्माण जो है कक्षाओं में हो रहा है, ऑप्शन ए सही है। नंबर 13 है, डॉक्टर FN क्लैफ ने शिक्षक के कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन सी है, 10 गुण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चार्ल्स एम वाल्पस ने शिक्षक के कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन बी, 25 गुण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक की भूमिका होती है? तो ऑप्शन डी है, ये सभी होती है, अर्थात निर्देशक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी है, H.G. वेल्स ने कहा है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार इस संसार में शिक्षक का स्तर तब ऊंचा उठेगा जब वह अपने आप को शिक्षक कहलाने में गर्व का अनुभव करेगा? तो ऑप्शन बी है, सर विलियम कार महोदय ने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर बागले और कीथ ने शिक्षक के गुण बताए हैं? तो प्रोफेसर बागले एवं कीथ ने शिक्षक के गुण ऑप्शन डी 12 बताए हैं। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको स्लो करके देखिएगा। क्वेश्चन 16 है, शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा शिक्षक वो है जो, ऑप्शन बी, छात्रों को पढ़ाता हो। अच्छा शिक्षक वो है जो छात्रों को पढ़ाता हो, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है? कौन करता है? ऑप्शन सी, छात्र करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए? तो ऑप्शन डी, ये सभी होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, शिक्षक के समान भाव रखने वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी, ये सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण होता है? तो एक शिक्षक का श्रेष्ठतम गुण ऑप्शन एक है, शिक्षक के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से समय सारणी का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी, कठोर एवं अनुशासित, ये समय सारणी का गुण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समय सारणी से तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, विद्यालय की समस्त गतिविधियों को समयानुसार सूचीबद्ध करना जो होता है वो समय सारणी के से तात्पर्य होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जिससे अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था स्थापित होती है? तो ऑप्शन ए जो है, TP नन महोदय ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था कि अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है? तो ऑप्शन सी है, जॉन डेवी महोदय ने कहा था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दंड के उपागम हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं, अर्थात प्रतिकारी उपागम, उदाहरणात्मक उपागम होता है, दंडात्मक उपागम होता है, ये सभी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोवैज्ञानिक किस अनुशासन का विरोध करते हैं? तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो ऑप्शन बी, दमनात्मक जो है अनुशासन का विरोध करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थक है? तो ऑप्शन ए, आदर्शवाद जो होता है वो प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हर्बर्ट स्पेंसर किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए, मुक्तयात्मक अनुशासन का समर्थन जो है हर्बर्ट स्पेंसर करता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुशासन के कितने साधन होते हैं? तो अनुशासन के ऑप्शन सी 2 साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए जो है, दंड देने वाला जो होता है वो शिक्षक का प्रभावी अंग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्यतः कक्षा प्रबंधन का विभाजन होता है? तो ऑप्शन ए, 2 प्रकार से कक्षा प्रबंधन का विभाजन होता है, ऑप्शन ए 2 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एडम्स में अनुशासन के कितने प्रकार बताए हैं? तो एडम्स ने अनुशासन के ऑप्शन बी है 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी कार्य करने होते हैं, अर्थात कौन कौन से? कक्षा आचरण, कक्षा नियंत्रण एवं बैठक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी है, व्यवहारिक एवं लोचदार होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समय सारणी का महत्वपूर्ण गुण होता है? तो ऑप्शन ए, लचीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुशासन के सकारात्मक साधन होते हैं? तो ऑप्शन ए, पुरस्कार जो होता है वो अनुशासन के सकारात्मक साधन होते हैं, ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय भवन का आकार होता है। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी आकार का होता है। एल आकार का, ई आकार का और यू आकार का, किसी भी आकार का विद्यालय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए निर्देशक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसके अनुसार समय सारणी निश्चित स्थान एवं समय की सीमा में अधिगम अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक जकड़ देती है। तो ये ऑप्शन ए एस.एन. मुखर्जी महोदय ने ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन डी है छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। शारीरिक प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, मानसिक प्रवृत्तियाँ, ये सभी पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं। तो ये सभी माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, ह्यूम रूसो, ये सभी अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक होता है। तो ऑप्शन डी आर्थिक विषमता जो होता है वो अनुशासनहीनता का सामाजिक कारण माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समय तालिका शिक्षक एवं विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह कथन किसका है? तो आर.सी. महोदय का है। आर.सी. फ्रांस महोदय का है। ऑप्शन ए आर.सी. फ्रांस महोदय का ये कथन है, समय तालिका शिक्षक एवं विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन ए स्व अनुशासन जो होता है वो विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षाविद के.जी. सैयदेन ने अनुशासनहीनता के कारणों को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर अनुशासनहीनता को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, समय सारणी दर्शाती है। तो समय सारणी जो होती है ये ऑप्शन डी ये सभी दर्शाती है, अर्थात शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को एवं बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, समय सारणी के निर्माण को ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी ये सभी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का एवं विषय के क्रम का। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुशासन का नकारात्मक साधन है। तो ऑप्शन बी है दंड होता है अनुशासन का नकारात्मक साधन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, अनुशासन के सकारात्मक साधन होते हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत आचरण, सुधार कार्यक्रम, बाध्य प्रभावों पर नियंत्रण, श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार देना, ये सभी अनुशासन के सकारात्मक साधन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अनुशासन के नकारात्मक साधन होते हैं। तो ऑप्शन ए दंड व्यवस्था जो होता है अनुशासन का नकारात्मक साधन माना जाता है। क्वेश्चन 4 है, पाठ्य सहगामी क्रिया में सहायता होती है। तो सहायक कौन कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। नैतिक गुणों के विकास से, विशेष रुचि के विकास से एवं अनुशासन के स्थापित करने में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायता करती है? तो ऑप्शन डी ये सभी की पूर्ति में, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं ये सहायता करती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में, ये सभी की पूर्ति में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया होती है। तो साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया ऑप्शन बी वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता में सहगामी क्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ सहगामी क्रिया है। तो ऑप्शन बी सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद, ये जो है नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोक्टर महोदय के निर्देशन को कितने भागों में विभाजित किया है? तो प्रोक्टर महोदय ने ऑप्शन सी 6 भागों में विभाजित किया है निर्देशन को। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रीवर ने निर्देशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन डी 10 भागों में ब्रीवर महोदय ने निर्देशन को विभाजित किया है। ऑप्शन डी 10 भागों में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अनुसार निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन ए शिक्षा आयोग ने कहा है कि निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता है। ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं साहित्यिक मानी जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल है, तो ऑप्शन सी दोनों शामिल है, अर्थात शैक्षिक भ्रमण एवं राष्ट्रीय पर्व ये दोनों ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल मानी जाती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये सभी हैं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ और साहित्यिक गतिविधियाँ, ये सभी विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम जो होता है सहगामी गतिविधियों के प्रकार माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन का जो कार्यक्रम होता है वो प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होना चाहिए। मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आप लोग इसको देखिए और बार बार रिवाइज करिए। कल आप लोगों का पेपर है, अच्छे से पेपर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है किसने कहा विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक, प्रशासक, संलग्न कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं आदि सभी की सम्मिलित सेवाएं निहित होती हैं, तो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है अभिलेख रख रखाव की उपयोगिता है, तो ऑप्शन डी ये सभी उपयोगिता होती है। अभिलेख उपयोगिता अर्थात विद्यालय की दृष्टि से, शिक्षकों की दृष्टि से, छात्रों की दृष्टि से अभिलेख रख रखाव की उपयोगिता मानी जाती है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी ये सभी ऑप्शन को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। कक्षीय प्रवृत्तियां, पाठ्येतर क्रियाएं एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये सभी मानी जाती हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी क्रियाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन 18 है शिक्षक अभिभावक समितियों का गठन किया जाता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जगह किया जाता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और शाला स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आता है। जूनियर रेड क्रॉस आता है, श्रमदान आता है, समाज सेवा क्लब आता है, ये सभी समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है निर्देशन सेवाएं आवश्यक होती हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक होती हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निर्देशन होता है, तो निर्देशन ऑप्शन सी व्यक्ति की सहायता करता है निर्देशन, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 22 है शैक्षिक निर्देशन संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी है ये सभी के कारण ही शैक्षिक निर्देशन संबंधित होता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है, तो ऑप्शन डी ये सभी के कारण ही निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध होता है, तो सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध ऑप्शन सी कठिन क्षणों से होता है। क्वेश्चन 28 है चारित्रिक निर्देशन संबंधित होता है, नागरिक भावना के विकास से संबंधित होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है निर्देशन होता है, तो ऑप्शन डी ये सभी प्रकार का निर्देशन होता है, अर्थात अदा, प्रदा एवं प्रक्रिया, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है निर्देशन कार्यक्रम में संगठन का प्रथम सोपान है, तो ऑप्शन डी उत्तरदायित्व विभाजन जो होता है वो निर्देशन कार्यक्रम में संगठन का प्रथम सोपान माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 25 है व्यावसायिक रूप से निर्देशन का संबंध होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की जाती है, तो ऑप्शन ए व्यावसायिक की मांग उत्पन्न की जाती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद होता है, तो ऑप्शन डी है व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना होता है निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है चारित्रिक निर्देशन संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी है नागरिक भावना के विकास से चारित्रिक निर्देशन संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी सही है। नंबर 31 है पत्र प्राप्ति रजिस्टर होता है, तो ऑप्शन बी प्रशासनिक अभिलेख होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने कहा है, तो ऑप्शन सी है राय बर्न महोदय ने कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है, तो ऑप्शन डी विद्यालय कैलेंडर में विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है, ऑप्शन डी है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विद्यालय अभिलेख का उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी इन सभी के लिए होता है, आयोजन के लिए, निर्देशन के लिए, संदर्भ के लिए विद्यालय अभिलेखों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख होता है, तो ऑप्शन बी वित्तीय अभिलेख होता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है छात्रों की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो ऑप्शन
सी है सचिव अभिलेख में छात्रों की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आप लोगों का टेलीग्राम पे कोई ग्रुप हो तो वहाँ पर इसको शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर है 37, सर्विस बुक होता है तो ऑप्शन बी कर्मचारी अधिकारी सेवा अभिलेख जो होता है वो सर्विस बुक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिभावक शिक्षक संघ किस शिक्षा पद्धति का भाग होता है? तो ऑप्शन सी है प्रगतिशील शिक्षा पद्धति का भाग होता है। अभिभावक शिक्षक संघ जो होता है वो किस शिक्षा पद्धति का भाग होता है? वो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी होती हैं? तो ऑप्शन सी विज्ञान क्लब जो होता है वो, ये विज्ञान क्लब जो क्रिया होती है वो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी मानी जाती हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नंबर 40 है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है तो ऑप्शन ए अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षक अभिभावक संघ में सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन बी 20 संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए अभिभावक होता है। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप लोगों को और भी अगले सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट, लाइक और यहाँ पर कमेंट जरूर आप लोग करें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तभी मैं अगला वीडियो मास्टर वीडियो बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय पर ध्यानपूर्वक देखने को कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण क्या होता है? तो शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण ऑप्शन डी ये सभी होता है, अर्थात अशिक्षित अभिभावक हों, अनियोजित कार्यक्रम हो और शिक्षकों की उपेक्षा हो इत्यादि सभी होते हैं शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इस प्रकार आप लोगों का ये मास्टर वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को अगला मास्टर वीडियो चाहिए अगले सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।